नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं वुडन और एल्यूमिनियम हुआ पुराना, यूपीवीसी विंडो और डोर्स का आया जमाना। यूपीवीसी विंडो और डोर्स के लिए संपर्क करें विंडोज INC। बिसाइड्स बीजेपी ऑफिस, रोडवेज सिविल लाइंस आजमगढ़। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। शादी का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। जिले में देर रात नए साल के स्वागत में जमकर जश्न मना। जगह जगह डीजे पर डांस हुए। जिले के बड़े बड़े होटलों में कार्यक्रम भी आयोजित किए गए थे, जहां बड़ी संख्या में लोग नव वर्ष के कार्यक्रम में पहुंचे। रात के 12 बजते ही आसमान में जमकर आतिशबाजी की गई। इस दौरान पूरा आसमान जगमगा उठा। नए साल के शुरुआत के साथ ही लोगों ने एक दूसरे को बधाई दी और उनकी खुशियों की कामना की। वहीं नए साल की पहली सुबह लोग चल मेरे दिल, चल मेरे दिल। दिल में कौन है? दिल में कौन है? कोई है? वो कौन है? चल मेरे दोस्त खुदा, कर दिया मैंने, I swear झूठी बस में बहुत लगती मैं। जो कहानी सिंगर कर दिया मैंने, I swear झूठी बस में बहुत लगती मैं। Baby, like a day, झूठी बस में बहुत लगती मैं।
get sex in the morning जी भर के नाच ले भी नाच नाच के तोड़ दे सैंडल आंटी पुलिस बुला लेगी तो यार तेरा कर लेगा हैंडल चला चल हिटने जारी जिसको जान गाड़ी चुपचाप फ्लोर पे आए नाचे गाए नखरे मारे नाचे गाए शर्म को बाय बाय माइकल जैक्सन वाले 2-3 एक्शन करके दिखाए पार्टी करनी है पार्टी करेंगे किसी के भी पापा से भी करेंगे खत्म करके हम बाकी सारे पानी कम हमें रोक के दिखाए जिसकी बम में है दम मस्ती है मोहब्बत में अच्छे से हम लोग एंजॉय किए, बहुत मज़ा आया। और यहाँ आते हैं हम लोग हर साल, बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा प्रोग्राम ये लोग कराते हैं SR वाले। और यहाँ का हर प्रोग्राम अच्छा लगता है और बहुत अच्छे से लोग मनाते हैं। सारी चीज़ें यहाँ की अच्छी होती है, नाश्ता खाना और डेकोरेशन, हर एक चीज़। प्रोग्राम भी अच्छा कराते हैं, अच्छा लगता है। सबसे अच्छा डांस किए हैं हम सभी लोग, एंजॉय किए हैं। अच्छा डांसर बुलाए थे लोग, पहली डांस हुआ
एनर्जी से, पॉजिटिविटी के साथ नए साल को मनाएं, जिसमें एक अच्छाई बढ़ा हो, नौजवानों में, यूथ में ऊर्जा बढ़ा हो और समाज के प्रति सकारात्मक सोच हो। और हम यही विश भी करते हैं हमारा आगे आने वाला वर्ष भी हमारे यूथ के लिए, जवानों के लिए और एक नया एनर्जी लेकर आए और हमारा देश एक विश्व पटल पे अच्छी ऊंचाइयों को प्राप्त। किस तरह एंजॉय करना चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, नया साल कितना अच्छा और पुराना साल कैसा रहा आपका? पुराना साल भी अच्छा था और नए साल के लिए सबको बहुत बधाइयाँ हो और सबका नया साल अच्छा जाए। हम लोग यहाँ पे नए पुराने साल को छोड़ के नए साल को लाने ग्रैंड एसआर में आए हैं। यहाँ पे बहुत एंजॉय हो रहा है हम लोग का। हम लोग ने डांस किया है, नाश्ता किया है, बहुत कुछ किया है। यहाँ पे गेम्स खिलवाए जाते हैं, यहाँ पे बहुत कुछ होता है, बहुत एंजॉय किया जाता है। सबसे अच्छा क्या लगा? डांस, ग्रुप डांस करवाया जा रहा है, सिंगल डांस करवाया जा रहा है, हर टाइप की परफॉर्मेंस हो रही है यहाँ पे। ग्रैंड एसआर में पार्टी हो रही है और इसमें जानकारी देने की बात यही नहीं है, क्योंकि सबसे ज़िले में सबसे बेस्ट पार्टी यहीं होती है और कहीं नहीं होती है। यहाँ पे सिर्फ फैमिली की पार्टी होती है। ग्रैंड एसआर में हमेशा इवेंट खास ही होता है। यहाँ पे हमेशा फैमिलियर प्रोग्राम होता है और उसी के लिए ग्रैंड एसआर जाना जाता है, जहाँ पे किसी की भी फैमिली सुरक्षित एंजॉय करती है। 2025 आ रहा है, इसके लिए जनपद की जनता को किस प्रकार शुभकामनाएं देते हैं? इस जनपद का प्यार है और सबका आशीर्वाद ग्रैंड एसआर के ऊपर है, तभी ग्रैंड एसआर है। और हम उसके लिए पूरे जनपद वासी को दिल से नए साल की हार्दिक बधाई देता हूँ। सारे प्रोग्राम जो हैं, कहीं कोई कलकत्ता से आया है, कोई बॉम्बे से आया है, कोई दिल्ली से आया है, इस हिसाब से हमारा कार्यक्रम हो रहा है। मंदिरों में दर्शन करने पहुँचे। इस दौरान हर हर महादेव के खूब जयकारे लगे। जिले में नववर्ष के अवसर पर किसी तरह की समस्या न होने पाए, इसको लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा के इंतजाम भी किए थे। नव वर्ष की सुबह से ही आजमगढ़ जिले के मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ जुटी रही। सुबह होते ही लोगों ने देवी देवताओं के दर्शन करने के बाद से ही अपने दिन की शुरुआत करना शुरू किया। आजमगढ़ जिले के मातवरगंज के श्री हनुमान जी मंदिर चौक के दक्षिण मुखी मां काली मंदिर, भंवरनाथ के बाबा भोलेनाथ के मंदिर और बड़ा गणेश मंदिर पर सुबह से ही भक्तों का भारी मेला उमड़ा रहा। इस दौरान भक्तों ने देवी देवताओं का पूजन अर्चन कर अपनी मन्नतें मांगी और वर्ष 2025 जीवन में खुशियां लेकर आए, इसकी भी दुआ की। मंदिरों पर भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के भी व्यापक इंतजाम किए गए थे। मंदिरों के आसपास पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया था। आप लोग पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए, एकदम रुकिए मत। निकलते जाइए, निकलते जाइए। मैं नए साल में पूरे सभी के लिए मंगलमय हो, ये नया साल खुशियों से भरा हुआ हो, यही कामना करूंगी सबके लिए। और मैं यहाँ गणेश मंदिर में आई थी दर्शन करने के लिए, और मैं अपने लिए, अपने माता पिता के लिए और अपने परिवारजनों के लिए, सबके लिए यह जो नव वर्ष हो मंगलमय हो, यही कामना साल है। इनका शुभारंभ हमने गणेश जी के मंदिर से किया है, जो हमारे घर में सुख समृद्धि लाएं और हमारे परिवार को संपन्न करें। उनका आशीर्वाद सदैव हमारे परिवार में बना रहे, जायसवाल परिवार में बना रहे। हम लोग यहाँ दर्शन करने आए हैं और
फर्स्ट न्यू ईयर है इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं। यस, हम लोग गणेश मंदिर आए, हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ बहुत भी अच्छा लग रहा है। अब बहुत अच्छा पढ़ने के लिए बुद्धि मांगे हैं हम लोग ने। पढ़ने के लिए मांगे हैं। यस यस, बहुत अच्छा लग रहा है, नया साल अच्छे से जाए, कि भगवान का दर्शन मिले और अच्छे से दर्शन हो और पूरी साल अच्छे से बीते। गणेश मंदिर में आके दर्शन कर रही हूँ भगवान बच्चों के साथ, सारे बच्चों के साथ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। भगवान की सुख समृद्धि हमारे पूरे परिवार पे बनाए रहे और पूरी दुनिया को सुख शांति में बनाए रखे। 2025 जनवरी आज पहली तारीख है, आज से शुरुआत हो रही है 2025 की। तो आज हम लोग गणेश मंदिर दर्शन किए और आज माता रानी देवी जी का दर्शन किए कि आने वाला 2025 जो है आज से हम लोगों के लिए, परिवार के लिए सुख समृद्धि लाए और परिवार में सुख शांति बनी रहे। और इसके साथ हम लोग अपने मतलब देश के लिए भी ये कामना कर रहे हैं कि हमारे देश में भी सब कुछ अच्छा हो और आने वाला टाइम हमारे देश के लिए भी प्रगतिशील रहे सब कुछ, और सबके लिए ये हमारी कामना है। और हाँ, इसके लिए हमने माता रानी से प्रार्थना की है कि सबके यहाँ सुख शांति बनी रहे और सब लोग अच्छे से। के पहले दिन हम लोग माता जी के यहाँ गणेश जी के मंदिर दर्शन करके हम लोग माता जी के यहाँ दर्शन करने आए हैं। समस्त देशवासियों के लिए सुख समृद्धि और अपने परिवार के लिए और समस्त देशवासियों के लिए नए वर्ष में और सुख समृद्धि बनी रहे। पहले शुरुआत महादेव से की, गणेश जी से की, अब यहाँ पे आई हूँ दर्शन करने माता रानी की। और आप सभी को न्यू ईयर की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। बस इतना ही कि सबका साल अच्छा जाए, सब लोग हंसी खुशी भरा रहे सब लोग, बस। मंदिर का दर्शन करने आई हूँ मैं फैमिली के साथ, माता से आशीर्वाद लेने कि नव वर्ष पूरा हम लोग का साथ सुख समृद्धि हमेशा रहे हमारे साथ, बच्चों के साथ हमेशा आशीर्वाद बना रहे माता रानी का। हाँ, नया साल हमारा अच्छे से आशीर्वाद, माँ के आशीर्वाद के साथ बीते। समाजवादी पार्टी का चरित्र रहा है सनातन धर्म को कलंकित करना। संभल में जो सर्वे हो रहा है वह न्यायालय के आदेश पर हो रहा है। उक्त बातें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने बुधवार को पार्टी कार्यालय में मीडिया से बात करते हुए कही। जनपद पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने पूर्व राज्यपाल फागू चौहान के पत्नी और भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष श्री कृष्ण तिवारी के निधन के बाद उनके आवास पर पहुंचकर शोक व्यक्त कर श्रद्धांजलि अर्पित किया। इसके बाद वह भाजपा कार्यालय पहुंचे जहां उनके द्वारा मीडिया से वार्ता की गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि सपा हमेशा से सनातन की विरोधी रही है। आप देखें किस प्रकार अयोध्या में कार सेवकों का नरसंहार कराने का कार्य किया गया। साधु, संत, महात्मा, मठ मंदिर के बारे में सपा के लोग जिस प्रकार बयानबाजी करते हैं, उनका एजेंडा है सनातन को गाली देकर समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाना। संभल में सर्वे को जो विषय है उस स्थान का सर्वे करने का आदेश न्यायालय ने दिया है। सपा में जिस प्रकार की पारिवारिक लड़ाई चल रही है, इस लड़ाई में सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। मुझे सरकार के कार्यों पर पूरा भरोसा है। आज जो कानून का राज है उस पर हमेशा हम लोगों का विश्वास रहा है। सपा ने हमेशा कानून के साथ खिलवाड़ किया है और चुनौती देने का कार्य किया है। आपने देखा संभल में किस प्रकार की घटना हुई। सर्वे के दौरान इन लोगों ने किस प्रकार से बवाल किया। उन्होंने कहा कि 2027 में हम मोदी और योगी की रणनीति पर कार्य करते हुए फिर अपनी सरकार बनाएंगे। हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं को लेकर चलती है। संगठन और कार्यकर्ताओं के बल पर हम आगे बढ़ने का कार्य करते हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन के पुनर्गठन की प्रक्रिया चल रही है। हम लोगों ने इस बार उत्तर प्रदेश में अभूतपूर्व सदस्यता अभियान चलाया है। लगभग 2.5 करोड़ सदस्य ऑनलाइन बनाए गए हैं।
और लगभग 2.5 लाख सक्रिय सदस्य बनाए गए हैं। 1,62,000 बूथ कमेटी में से 1.5 लाख बूथ कमेटी बन चुकी है। 1918 हमारे मंडल हैं। हम लोगों ने मंडलों के सभी चुनाव कर लिए हैं, लेकिन राज्य स्तर पर उसकी स्क्रीनिंग का काम चल रहा है। 55 जिलों के लगभग 1023 मंडलों की हमने स्क्रीनिंग की है, जिसमें 750 मंडल घोषित कर दिए हैं। मंडलों में इस बार जो पार्टी के संगठन की मूल भावना है, उस मूल भावना का ध्यान रखते हुए आरक्षण के जो संवैधानिक व्यवस्था है कि समाज के सभी वर्गों को संगठन में उचित स्थान मिले, इसका ध्यान रखा गया। कहा कि शेष मंडल की 5 जनवरी तक घोषणा कर देंगे। उसके बाद जिला अध्यक्षों की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। 15 जनवरी तक सभी जिला अध्यक्षों के चुनाव की प्रक्रिया संपन्न कर लेंगे और उसके बाद 20 से 25 तारीख तक प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव संपन्न हो जाएंगे और इस माह के अंत तक राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी संपन्न हो जाएगा। इसके साथ ही संगठन के पुनर्गठन की प्रक्रिया को समाप्त करेंगे। इस संगठन का 3 वर्ष का कार्यकाल है। 3 वर्ष 2027 के लास्ट तक पूरा होगा। अगले संगठन के पुनर्गठन की हमारी प्रक्रिया 2028 में शुरू होगी। 2027 का विधानसभा चुनाव यही संगठन कराएगा। इस अवसर पर गोरखपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय, प्रदेश कार्य समिति सदस्य अखिलेश मिश्रा गुड्डू, पूर्व सांसद संगीता आजाद, पूर्व विधायक अरिमर्दन आजाद, अरुण कांत यादव, बंदना सिंह, जिला अध्यक्ष लालगंज सूरज प्रकाश श्रीवास्तव, जिला अध्यक्ष सदर श्री कृष्ण पाल, पूर्व प्रत्याशी मनोज यादव, कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा, जिला उपाध्यक्ष हनुमंत सिंह, हरिवंश मिश्रा, जिला महामंत्री नन्हकू राम, नागेंद्र पटेल, जिला मंत्री अजय यादव, दिलीप सिंह घेल, अभिनव, आयुष, हर्ष आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम है, कुछ सामाजिक विषय है। आज माननीय पूर्व राज्यपाल आदरणीय फागू चौहान जी के परिवार में एक दुखद घटना हुई है, उसमें हम सब लोग संवेदना प्रकट करने आज आए हैं। भारतीय जनता पार्टी का हमारा संगठन का पुनर्गठन की प्रक्रिया चल रही है और अभी हम लोगों ने इस बार उत्तर प्रदेश में अभूतपूर्व सदस्यता अभियान चलाया है और लगभग 2.5 करोड़ सदस्य हम लोगों ने ऑनलाइन बनाए हैं। लगभग 2.5 लाख सक्रिय सदस्य हमने बनाए हैं। 1,62,000 बूथ कमेटियों में से लगभग 1.5 लाख बूथ कमेटी हमारी बनी है और 1918 हमारे मंडल हैं। हम लोगों ने मंडलों के सभी चुनाव करा लिए हैं, लेकिन राज्य स्तर पर उसकी स्क्रीनिंग का काम चल रहा है। 55 जिलों के लगभग 1023 मंडल पे हमने स्क्रीनिंग की है, जिसमें 750 मंडल हम लोगों ने इस बार घोषित कर दिए हैं। मंडलों में इस बार जो हमारे संगठन की पार्टी की मूल भावना है, उस मूल भावना का ध्यान रखते हुए हम लोगों ने जो संगठन हमारे यहाँ आरक्षण की संवैधानिक व्यवस्था है, उसका ध्यान रखते हुए हमने इस बार समाज के सभी वर्गों को संगठन में उचित स्थान मिले, इसका हम लोगों ने मंडल में प्रयास किया है। शेष मंडल की घोषणा हम लोग स्क्रीनिंग के बाद 5 तारीख तक, 5 जुलाई तक, 5 जनवरी तक करेंगे। उसके बाद जिला अध्यक्षों की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग मिलकर 15 तारीख तक सभी जिला अध्यक्षों के चुनाव की प्रक्रिया संपन्न करा लेंगे और उसके बाद लगभग 20-25 तारीख तक सभी प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव संपन्न हो जाएंगे और इस माह के अंत में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी चुनाव हम लोग संपन्न कराकर इस संगठन के पुनर्गठन की प्रक्रिया को समाप्त करेंगे। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक तरीके से चलने वाला संगठन है और हम लोगों ने आपस में बातचीत करके लोकतांत्रिक तरीके से हमने संगठन के गठन की प्रक्रिया को पूरा किया है। संगठन के चुनाव है 2027 की रणनीति को देख के तैयार किया जा रहा है? नहीं, संगठन का हमारा 3 वर्ष का कार्यकाल है, तो 3 वर्ष में हम लोग आज 2025 में आ गए, तो 25, 26, 27 3 वर्ष 27 के लास्ट तक पूरा होगा। तो अगले पुनर्गठन की प्रक्रिया हमारी 2028 में शुरू होगी। तो 3 वर्ष के कार्यकाल में, तो उसमें लोकसभा विधानसभा का चुनाव भी संभव थे। उसी कालखंड में जो वर्तमान हम लोग संगठन की रचना बना रहे हैं, इसी कालखंड में संपादित होगा। सर, लोकसभा
लिए बीजेपी की तरफ से रणनीति तैयार की नहीं, गई? भारतीय जनता पार्टी आज सबकी पार्टी है, समाज के सब वर्गों की पार्टी है और हमारी पार्टी का जो स्वरूप है वो सर्वव्यापी है, सर्वस्पर्शी है और हम लोग समाज में सामाजिक समरसता का और सामाजिक सद्भाव की बात के साथ राजनीति करते हैं। विपक्ष का जहाँ तक मामला, ये लोग परिवारवादी पार्टी है, जातिवादी पार्टी है और मुझे ऐसा लगता है कि काट की हांडी अब बार बार चढ़ती नहीं। जनता ने इनके नेगेटिव एजेंडे को समझ लिया है और आप देखेंगे कि पूरी तरह इनका पीडीए का जो फार्मूले की बात ये कर रहे हैं वो विधानसभा के उपचुनावों में जनता ने उसे नकारने का काम किया है। पूरे देश भर में आपने देखा होगा, हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हरियाणा के राज्य के इतिहास में किसी दल को तीसरी बार सरकार बनाने का अवसर नहीं मिला है। ऐसी महाराष्ट्र में भी तीसरी बार हमारी सरकार बनी है। तो जो इनका एजेंडा था नेगेटिव, नकारात्मक एजेंडे के आधार पर जो इन्होंने आंशिक सफलता प्राप्त की थी लोगों को गुमराह करके, वो जनता समझ गई है और मुझे ऐसा लगता है कि अब जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार काम कर रही है, सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के आधार पर जनता उसके साथ खड़ी है। सर, समूह की घटना के बाद अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री आवास के नीचे भी शिवलिंग है, तो इस तरह की भावनाओं से खेलना, धार्मिक आस्थाओं के खिलाफ इस तरह बयान? समाजवादी पार्टी का चरित्र रहा है सनातन को कलंकित करने का, अपमानित करने का। आप देखेंगे किस प्रकार से अयोध्या में कार सेवकों के साथ एक नरसंहार कराने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ। आप देखेंगे साधु संत महात्मा, हमारे मठ मंदिर और हमारी धार्मिक ग्रंथों के बारे में किस प्रकार से समाजवादी पार्टी के लोग किस प्रकार की बयानबाजी करते रहे हैं। तो इनका एजेंडा सनातन को गाली देकर अपना एजेंडा आगे बढ़ाना है। जहाँ तक संबल का विषय है, संबल में आप देखेंगे माननीय न्यायालय के आदेश पर उस स्थान के सर्वे करने का आदेश माननीय न्यायालय ने दिया है। सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था उस टीम को उपलब्ध कराने का काम किया, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोगों ने जिस प्रकार से एक वर्चस्व की लड़ाई है वहाँ आपस में दो परिवारों में, उस वर्चस्व की लड़ाई में जिस प्रकार के वहाँ परिस्थिति उत्पन्न की है, मुझे विश्वास है कि हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है और आज जो कानून का राज है, कानून की व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था है, उसी के आधार पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लोगों ने हमेशा कानून को चुनौती देने का काम किया। आपने देखा संभल में जिस प्रकार से बिजली की चोरी हो रही थी मस्जिद से, और समाजवादी पार्टी के लोग हमेशा इन चोरों के साथ ही खड़े रहे। लेकिन सरकार, योगी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार संकल्पित है कि हम विधि सम्मत व्यवस्था के साथ आगे बढ़ें। लेकिन अखिलेश जी तो कह रहे हैं मुसलमानों के साथ अत्याचार किया जा रहा है सरकार। हमारी सरकार बगैर किसी भेदभाव के, नागरिकों में कोई भेदभाव हमारी सरकार नहीं करती। जो अपराधी हैं, जो दोषी हैं, जिन्होंने अनैतिक काम किए हैं, हमारी सरकार विधि सम्मत उस पर कार्रवाई करेगी। भागवत जी भी कह रहे हैं कि हर मंदिर के नीचे मस्जिद पूजना सही नहीं है। नहीं, जिस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने ये बयान दिया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि देश में अमन चैन कायम रहो, नए विवाद खड़े ना हो और हम सब लोगों को मिलकर देश की विकास यात्रा में आगे बढ़ना है। तो 27 की रणनीति क्या तैयार की जा रही है? नए गठबंधन? भारतीय जनता पार्टी तो एक कार्यकर्ता आधारित जन संगठन है और हमारी चुनावी सफलता के पीछे हमारी सरकारों के काम, हमारे नेतृत्व मोदी जी और योगी जी के प्रति विश्वास और संगठन की जो हमारे सक्रियता है, संगठन के कार्यकर्ता लगातार जनता के बीच में रहते हैं, हम उसी आधार पर चुनाव लड़ते हैं। जो जो काम हमने किए हैं उत्तर प्रदेश के लिए केंद्र में हमारी सरकार ने, उन सब कामों को अपने एजेंडे के साथ जनता के बीच में जाएंगे। सर, कुंभ भी हो रहा है, कुंभ का किस तरह से रहेगा आयोजन? कुंभ आपने देखा होगा 2019 में भारतीय जनता पार्टी की योगी जी के नेतृत्व में सरकार ने जिस प्रकार से दिव्य और भव्य कुंभ की कल्पना की है, हमारे बड़ी संख्या में श्रद्धालु एक आस्था के साथ कुंभ में स्नान करने आएंगे, तो उन्हें अच्छी व्यवस्था मिले, साफ सफाई हो, सुरक्षित उनका यातायात के साधन हो, आगमन हो और वो एक आस्था के साथ कुंभ में स्नान कर सकें। इसके लिए सरकार का पूरा प्रयास है और निश्चित रूप से आपने देखा होगा हमारी सरकार उसमें सफल होगी। तो संसद में अमित शाह जी के एक बयान पर पूरा विपक्ष आक्रोशित था और कई जगह आंदोलन किए गए। समाजवादी विपक्ष ने जिस प्रकार से 22 सेकंड के उस वीडियो को काट छांट करके एक
भ्रम फैलाने का काम किया। प्रदेश और देश की जनता इन भ्रम फैलाने वाले लोगों को सब जानती है। समाजवादी पार्टी ने और कांग्रेस पार्टी ने, बल्कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपमानित करने का काम किया, वो सब जानते हैं। सर, आजमगढ़ के लिए कोई रणनीति है? कितने लास्ट कोशिश के बाद भी आजमगढ़ में कमल खेल नहीं पाता? नहीं, हमारे लिए गर्व की बात है कि 2 बार उत्तर प्रदेश में प्रदेश की जनता ने हमें चुना और तीसरी बार मोदी जी को देश का नेतृत्व करने का अवसर दिया। हमें देश में बड़ी सफलता मिली है, बड़ा जनादेश के साथ हम मिले हैं। हाँ, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ अपेक्षा के अनुसार परिणाम नहीं आए हैं, लेकिन हमारे लिए हमारा कार्यकर्ता की सक्रियता, संपर्क और संवाद और हमारी सरकार की जो काम है, उन कामों को लेकर हम लगातार जनता के बीच में हैं। मुझे विश्वास है कि इस बार जो परिणाम पिछले लोकसभा में अपेक्षा के अनुसार नहीं आए हैं, हम आगे अच्छा करेंगे। जिले के गंभीरपुर थाने की पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने छापेमारी करते हुए 12 अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से लगभग 5.5 लाख कीमत के करीब 43 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ है। इसके साथ ही पुलिस ने इन गांजा तस्करों के कब्जे से 11 मोबाइल में बरामद किया है। इस मामले में आबकारी परिवर्तन टीम और आजमगढ़ के गंभीरपुर थाने की पुलिस को सूचना मिली कि वाराणसी से रोडवेज बस के माध्यम से गांजा तस्कर पारिवारिक समूह बनाकर गांजे की बड़ी खेप लेकर गोरखपुर जा रहे हैं। पकड़े जाने के डर से बस छोड़कर दूसरे साधन का इंतजार कर रहे थे। इस सूचना पर मौके पर पहुंची संयुक्त टीम ने छापेमारी करते हुए 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी छत्तीसगढ़ से गांजा प्राप्त करते थे। इसके बाद यहां आरोपी 10 किलोग्राम के बंडल बना लेते थे और उसे अपने झोले और ट्रॉली बैग में रख लेते थे और ट्रेन और बस के माध्यम से वाराणसी पहुंचते थे, जहां से रोडवेज बस पकड़कर अपने घर पहुंचकर इन्हें पुड़िये में पैक करते थे। इसके साथ ही घर के आसपास ग्राहकों को भेज दिया करते थे। पुलिस द्वारा छापेमारी कर गिरफ्तार किए गए आरोपी गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया और आजमगढ़ के रहने वाले हैं। गोरखपुर की रहने वाली दीपा निषाद पर 9 गंभीर आपराधिक मुकदमे पहले से ही दर्ज है। इसके साथ ही मोनी निषाद, नीलम, सविता, सोनमती गोरखपुर की रहने वाली है, जबकि फूला निषाद देवरिया की रहने वाली है। अभियुक्त शनि आजमगढ़ जिले के रौनापार थाना क्षेत्र का रहने वाला है, जबकि मनु निगम और शनि देवल गोरखपुर के राजघाट थाना क्षेत्र का रहने वाला है। पूजा निषाद देवरिया की, जबकि रिंकू देवी कुशीनगर की रहने वाली है। आरोपी अश्वनी भी गोरखपुर का रहने वाला है। इस छापेमारी में गंभीरपुर थाने के प्रभारी बसंत कुमार, आबकारी निरीक्षक प्रभु नारायण सिंह, गौरव सिंह, प्रवर्तन टीम सहित बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी शामिल रहे। ये गंभीरपुर में पुलिस व आबकारी टीम ने संयुक्त रूप से इंटरस्टेट ये गांजा तस्करों का गैंग पकड़ा है, जिनके 12 लोगों की यहाँ गिरफ्तारी करी गई है। ये लोग गोरखपुर से सब लोग एक साथ चलते थे। इसके बाद ये रायपुर, छत्तीसगढ़ पहुँचते थे और वहाँ से ये परचेजिंग करके गांजा की छोटे छोटे पारिवारिक समूह में ये लोग लौटते थे, बनारस आते थे और इसके बाद वापस अपने गोरखपुर चले जाते थे, जहाँ ये फुटकर रूप से सप्लाई करते थे गांजा का। इसमें से 8 व्यक्ति, इसमें से जो 12 हैं, इसमें से 8 व्यक्ति गोरखपुर के हैं, 2 देवरिया के हैं, 1 कुशीनगर का और 1 आजमगढ़ का है। तो स्वाभाविक है कि क्योंकि यहाँ से गोरखपुर से छत्तीसगढ़ जा रहे थे और ये अपने अपने जिलों में भी जा रहे थे, तो वहाँ पे भी ये अपनी सप्लाई कर रही थी। इसका मतलब ये है कि ये लोग जो सप्लाई गांजा का हो रहा था गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर और आजमगढ़, ये लोग गांजा की सप्लाई ये लोग कर रहे थे। ये पारिवारिक रूप से ऐसा लगता था, जब ये ट्रैवल करते थे ट्रेन और बसेस में, तो लोगों को लगता था ये परिवार का कोई ग्रुप चला आ रहा है या एक परिवार जा रहा है वहाँ पर ट्रैवल कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह, परंतु ये इस तरह का पारिवारिक समूह बनाकर ये गांजा की तस्करी कर रहे थे। ये लोग, इनकी गिरफ्तारी करी गई है। इन लोगों के ऊपर गैंगस्टर एक्ट भी लगाया जाएगा और इनकी प्रॉपर्टी जब्ती करने की कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी।
सर पुलिस को अभी तक तो ये जो चीज़ें फाइंड आउट हो पाई है कि कितने जिलों में ये सप्लाई करते थे, कुछ और जिलों में भी इनके नेटवर्क फैले होने की आशंका है क्या? पुलिस इसमें और जानकारी कर रही है कि इसके अलावा ये आसपास, क्योंकि बड़े पैमाने पे इस तरह का काम ये कर रहे थे कि हो सकता है कि आसपास के ज़िले में और जगह ये लोग इस तरह का गांजा सप्लाई का काम कर रहे हों। तो कहाँ से आ रहा था, जो सप्लायर कौन कौन से थे, उनकी गिरफ्तारी करी जाएगी और इनसे कौन से लोग जुड़े हुए थे और किस किस जनपद ये लोग जा रहे थे, उसकी भी जानकारी विस्तृत तौर पे पुलिस के द्वारा की जाएगी। सर महिलाएं फाइंड आउट कैसे हो पाई हैं, किस तरीके से ये नेटवर्क बना के नेक्सस का काम करते थे? ये वहीं से एक साथ चलते थे पारिवारिक रूप से, क्योंकि जो महिला है जो दीपा निषाद है, इसके 2012 से इसके ऊपर मुकदमे और लगातार ये बंद होती रही है और इसके ऊपर 8 मुकदमे ये गिरफ्तारी से पहले, जो आजमगढ़ में हुई है गिरफ्तारी, इससे पहले इसके ऊपर 8 मुकदमे पहले से हैं। तो ये 2012 से लगातार ये लोग काम करते चले आ रहे थे। इसका मतलब इनका बड़ा ग्रुप है, बड़ा समूह है। इसके बारे में, सभी के बारे में पुलिस विस्तृत तौर पे जानकारी करेगी। इस बस क्या बरामद हुआ सर? इनसे 43 केजीज गांजा बरामद हुआ और बाकी मोबाइल व अन्य सामान इनसे बरामद हुआ है। गांजे की कीमत क्या है? 5.5 लाख के आसपास की गांजे की कीमत, लगभग 5.5 लाख रुपये। मंगलवार की रात लगभग 9 बजे अत्रौलिया थाना क्षेत्र के इब्राहिमपुर निवासी रंजीत यादव पुत्र हरिराम यादव उम्र 22 वर्ष घर से गायब हुए अपने चाचा इंद्रजीत यादव को खोजने निकला था। काफी खोजबीन के बाद जब उनका कहीं पता नहीं चला तो थक हार कर वापस घर आ रहा था कि भरौली के समीप ही गड्ढे में गिर जाने से घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। हालांकि सूचना पर पहुंची पुलिस ने रानीपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक 4 भाइयों में सबसे छोटा था और घर पर ही रहकर खेती बाड़ी का कार्य देखता था। इधर परिवार में कोहराम मचा ही था कि सुबह ही चाचा इंद्रजीत यादव की डूबकर मौत की सूचना से पूरा परिवार बिलख उठा। प्राप्त जानकारी के अनुसार इब्राहिमपुर गांव निवासी इंद्रजीत यादव पुत्र स्वर्गीय राम बहाल यादव 55 वर्ष विगत कई वर्षों से प्रत्येक मंगलवार को बाबा प्रथम देव, बहिरा देव का दर्शन पूजन करने जाते थे। मंगलवार को घर से प्रथम देव स्थान पर सुबह दर्शन के लिए निकले थे, लेकिन देर शाम तक वह घर नहीं पहुंचे। परिजनों ने आसपास काफी खोजबीन की, लेकिन उनका कहीं पता नहीं चला। तत्पश्चात परिजनों की तरफ से स्थानीय थाने पर गुमशुदगी की तहरीर दी गई। बुधवार की सुबह पोखरे की सीढ़ी पर कुछ कपड़े व एक साइकिल खड़ी होने पर लोगों को संदेह हुआ तो लोगों ने इसकी सूचना उनके घर वालों को दी। वही घर वाले स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना दे दिए। मौके पर पहुंचे थाना अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार सिंह ने लोगों के सहयोग से पोखरे से मृतक के शव को बाहर निकालवाया और मृतक की पहचान इंद्रजीत यादव के रूप में हुई। मृतक के पास 2 बेटे अनिल यादव व आशीष यादव है तथा 3 लड़कियां आरती, कमलावती, विमला है, जिनकी शादी हो चुकी है। मृतक घर पर ही रहता था तथा खेतीबाड़ी का कार्य देखता था। स्थानीय लोगों के अनुसार मृतक को मिर्गी आने की भी शिकायत थी। इस दुखद घटना से पत्नी मनभावती तथा पूरे परिवार का रो रो का बुरा हाल है। थानाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव को पानी से बाहर निकाला गया। दोनों लोगों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। जिनकी मौत हुई, एक्सीडेंट हुआ है, वो आपके बच्चे थे? हाँ, रंजीत यादव। रंजीत यादव कितनी उम्र रही होगी? 26-27 साल है। अच्छा, ये कैसे दुर्घटना हुई है? ये जो बहिरा देव गया था, रोज जाता था वहाँ। भाई था? हाँ, तो उसी को ढूंढने गया था। तो ढूंढने गए थे, उसके बाद मतलब रास्ते में दुर्घटना उनकी हुई। हाँ। कैसे हुई दुर्घटना, कुछ जानकारी मिली? वो पुलिया में मोटरसाइकिल लड़ा दिया, वो अपना बहाव उठा नीचे। अच्छा, रास्ता भी कुछ वहाँ का डैमेज है। तो ये घर पर ही रहते थे रंजीत? हाँ, वो भी घर पे रहता था, ये रंजीत भी घर पे रहता था। कोई शादी वगैरह उनकी नहीं हुई थी? नहीं, शादी नहीं हुई थी। तो दुर्घटना हो गई। अभी फिलहाल जो है, अभी तो मैं दिल्ली से आ रहा हूँ। मृतक मेरे मित्र थे। क्या घटना घटी थी? घटना घटी थी, ये एक हादसा हुआ था इनके गांव का।
हादसा हुआ था, ये उसको ढूंढ रहे थे। आ रहे थे जो गांव-गांव जल निगम की टंकी बनी हुई है, पाइप बनवाए हैं सब, इतनी हल्की पट्टियाँ रखे हैं कि जब ये ब्रेक लिए तो इनकी बाइक ब्रेक के कारण जो पट्टियाँ सरक गई और ये उस गड्ढे में चले गए, तत्काल इनकी मृत्यु। ये भैरवपुर के पास पुलिया है, ये सीवर बनवाए हैं जल निगम वाले, उसी सीवर के पास। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये इनके गांव में एक व्यक्ति लापता हो गया था, उसको ये ढूंढ रहे थे। अच्छा, लगभग कितना गहरा गड्ढा रहा होगा फिर जो जल निगम का? 5-6 फुट। 6 फीट है, लगभग 6 फीट गहरा है। उसमें चले गए थे? उसमें चले गए। बाइक सहित? बाइक बाहर चली गई थी, गड्ढे में चले गए थे। गड्ढा जो बना के पलटिया इतनी हल्की है सर कि ब्रेक लेने के कारण पट्टियाँ खसक गई। उम्र कितनी थी? इनकी उम्र 25 वर्ष थी। तो कौन निकाला फिर ये? ये अगल बगल के गांव वाले आके बाहर किए। तो मतलब देखे थे? गांव वाले देखे थे। अच्छा, तो कहीं ना कहीं जल निगम की लापरवाही? जल निगम की घोर लापरवाही सर कही जाएगी। लापरवाही नहीं, घोर निगम। इस तरह की और घटनाएं हो सकती है क्योंकि इनका जो जल निगम वालों का गड्ढा है रोड पे ही बना दिए हैं उसको। मृतक का क्या नाम है? रंजीत यादव। आजमगढ़ के शहर कोतवाली क्षेत्र में आधी रात को बड़ा हादसा हो गया। शहर के बवाली मोड़ से हरबंशपुर मार्ग पर बीच में तेज रफ्तार पिकअप वाहन और बाइक की आमने सामने की टक्कर में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य लोग घायल हो गए। सूचना के बाद अफरा तफरी मच गई। बता दें कि दोनों वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए थे। पिकअप वाहन पलट गया था। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई। पिकअप वाहन पर 4 लोग सवार थे, जबकि बाइक पर 2 युवक थे। पुलिस ने सभी लोगों को जिला अस्पताल भिजवाया, जहां बाइक सवार एक युवक को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। मृतक मोनू गोंड 25 वर्ष पुत्र गिरजा प्रसाद गोंड निवासी कोलाघाट बताया जा रहा है। मृतक के पिता गिरिजा प्रसाद 1 माह पूर्व ही आजमगढ़ जल निगम कार्यालय से रिटायर हुए हैं। वहीं सुनील चौहान, मैनेजर चौहान 45 वर्ष, रवि कुमार मुन्ना 25 वर्ष घायल हो गए। शहर कोतवाली प्रभारी शशिमौली पांडे ने बताया कि पिकअप वाहन सवार 4 लोग घायल हैं, जबकि बाइक पर लोग थे। एक की मौत हुई है, एक अन्य घायल हुए। मृतक के शव को पोस्टमार्टम हाउस भिजवाया गया। तहरीर मिलने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। कोतवाली प्रभारी ने कहा कि अभी यह जानकारी की जा रही है कि यह लोग कहां जा रहे थे। बाइक सवार युवकों के न्यू ईयर पार्टी से लौटने की बात से इनकार किया। हिमांशु गौड़। कहां से कहां जा रहे थे, कहां करने गए? अब ये तो जानकारी नहीं कहां से कहां जा रहे थे, लेकिन पार्टी कल जो है 31 दिसंबर मनाने गए थे। कहां पे? वहीं कोलवाज बहादुर है, प्रगत नगर में। कहीं पर रहा होगा, अब हमें इतना जानकारी नहीं। कैसे एक्सीडेंट हुआ? कैसे एक्सीडेंट हुआ? वो तो कोतवाली जी बताए हैं कि मोटरसाइकिल और मैजिक से हुआ है। किस जगह? हमें जानकारी नहीं इस चीज की थी जो है। किस जगह? कठवाकपुर। मतलब रात में जानकारी नहीं दी? नहीं, रात में ये जानकारी हुई कि कहीं जो है कुछ दिक्कत में है जो है लड़का, लेकिन पता लगाया हम लोग, कुछ पता नहीं चला जो है। इसके बाद कोतवाली फिर सदर आए हम लोग, इसके बाद जो है देखे तो कुछ पता नहीं चल रहा है, तो सुबह जाके पता लगा। कितनी उम्र रही होगी? 20 साल। क्या करते थे? कुछ नहीं, अभी तो पढ़ रहा था लड़का। किस क्लास में थे? ITI कर रहा था। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देशन में जनपद आजमगढ़ में नागरिकों के गुमशुदा खोए हुए मोबाइल फोन बरामद किए जाने हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में गुमशुदा मोबाइल धारकों द्वारा CIR पोर्टल पर ऑनलाइन अपनी शिकायत दर्ज की जाती है, जिन्हें बरामद करने हेतु CCTNS प्रभारी जनपद आजमगढ़ को निर्देशित किया गया था। जनपद में माह फरवरी 2024 से गुमशुदा मोबाइल फोन की बरामदगी हेतु अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें गुमशुदा मोबाइल धारकों द्वारा पोर्टल पर ऑनलाइन अपनी शिकायत दर्ज की जाती है।
आजमगढ़ पुलिस द्वारा माह फरवरी से नवंबर 2024 तक कुल 1005 एंड्रॉयड मोबाइल फोन कीमत लगभग 1,71,00,000 रुपए बरामद कर मोबाइल फोन स्वामियों को सुपुर्द किए जा चुके हैं, जिसके क्रम में माह दिसंबर 2024 में आजमगढ़ पुलिस द्वारा जनपद में खोए हुए कुल 223 एंड्रॉयड मोबाइल फोन कीमत लगभग 50 लाख रुपए को पोर्टल के माध्यम से बरामद किया गया है। नए साल पर अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन आजमगढ़ में बरामद एंड्रॉयड मोबाइल फोन को प्रत्येक स्वामियों को सुपुर्द किया गया है। इस तरह विगत 11 माह में कुल 1,228 एंड्रॉयड मोबाइल फोन कीमत लगभग 2,11,00,000 रुपए को बरामद कर मोबाइल फोन स्वामियों को सुपुर्द किया गया है। नए साल पर अपने चोरी और गुम हुए फोन को पाकर मोबाइल धारकों में खुशी की लहर दिखाई दी। देखिए, आप सभी को जानकारी है, आजमगढ़ पुलिस द्वारा मोबाइल जो भी गुमशुदा हो जाते हैं उनकी बरामदगी के लिए अभियान चलाया जा रहा है। पिछले विगत 10 से 11 महीनों में हम लोगों ने 1,000 से अधिक मोबाइल फ़ोन बरामद करके लोगों को सुपुर्द किए जा चुके हैं। इसी अभियान के क्रम में दिसंबर माह में हम लोगों ने 223 फ़ोन रिकवर किए हैं, जिनका मूल्य लगभग 50 लाख रुपए है। अब तक टोटल इस वर्ष 2024 में 1200 से अधिक मोबाइल फ़ोन को रिकवर किया जा चुका है, जिनका टोटल मूल्य 2,11,00,000 लगभग अनुमानित उनकी राशि है। इसी तरह आगे भी इस अभियान को हम लोग चालू रखेंगे। जो भी कंप्लेन जिस भी व्यक्ति का मोबाइल गुमशुदा होता है वो CIR पोर्टल पे तत्काल एप्लीकेशन को दर्ज कराएं और तत्काल एप्लीकेशन दर्ज होने के बाद हमारे थाने पर नियुक्त कर्मियों द्वारा उसकी ट्रैकिंग की जाएगी और जैसे ही उस पर कोई नंबर एक्टिव होता है उसकी बरामदगी कर आपको सुपुर्द किया जाएगा। सर, CIR पोर्टल का ग्रोथ क्या है और सर इस बार 2025 में अपना टारगेट क्या रहेगा? देखिए, इस बार 2024 में हमने लगभग 1200 फ़ोन रिकवर किए हैं और हम अगली बार आशा करेंगे कि हमारे 2000 से अधिक फ़ोन को रिकवर किया जा सके। CIR पोर्टल एक भारत सरकार की योजना है जिसके अंतर्गत इंटीग्रेटेड रूप से मोबाइल नंबर को ब्लॉक करना, टारगेट और उनको ट्रैक करना आदि कार्य किए जाते हैं। इस पर अब तक लाखों फ़ोनों को रिकवर कर किया जा चुका है, लोगों को दिया जा चुका है। इसी क्रम में आजमगढ़ पुलिस द्वारा भी लगभग 1200 फ़ोन को 2024 में रिकवर किया गया है। मैं राजेंद्र प्रसाद यादव, सर्वोदय पब्लिक स्कूल प्रबंधक, सभी प्रबंधक साथियों को और विद्यालय के सभी टीचर्स, सभी प्यारे बच्चों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि आने वाला नव वर्ष 2025 सभी के जीवन में खुशहाली लाए, सभी लोग खुश रहें, सभी बच्चे पढ़ें और पढ़ाई करें और अपने माँ बाप का नाम ऊंचा करें। चूँकि आने वाला समय बोर्ड का एग्ज़ाम भी है, मैं यही उम्मीद करूँगा कि विद्यालय के सारे बच्चे जो है मेहनत करें और एक अच्छा रिजल्ट लें ताकि माँ बाप का भी मान सम्मान रहे, विद्यालय का भी मान सम्मान बढ़े और नव वर्ष में ढेर सारी खुशहाली लाएं। पुनः सभी जनपद वासी और सभी प्रबंधक साथियों को सर्वोदय परिवार की तरफ से नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामना देता हूँ। सभी जनपद वासियों को, अधिकारियों को, अभिभावकों को, बच्चों को सेंट्रल पब्लिक ग्रुप ऑफ स्कूल की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाला नव वर्ष हम सभी के लिए एक नई आशा लेके आएगा और हम अपने देश के लिए जो भी कर सकते हैं अपनी ओर से 100% देने की कोशिश करें और अपने देश को आगे बढ़ाएं। वंस अगेन सेंट्रल पब्लिक स्कूल की ओर से आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2025। मैं सुशील कुमार सिंह भारतीय जनता पार्टी की ओर से नए वर्ष के शुभ अवसर पर सभी जनपद वासियों को हार्दिक बधाई देता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग के जीवन में ढेर सारी खुशियां लाए और सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि नया साल लेकर आए। आजमगढ़ जनपद वासियों से मैं अपील करता हूं कि इस वर्ष महाकुंभ में भाग लेकर महाकुंभ को सफल बनाएं। जनपद वासियों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं।
मैं ऋत्विक जायसवाल वेदांता ग्रुप आजमगढ़ आप सभी क्षेत्रवासियों, जनपदवासियों, प्रदेशवासियों, देशवासियों को आने वाले नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। साथ ही साथ आप सभी भारतवासियों से, संपूर्ण भारत से यह अपील करता हूं कि आने वाले महाकुंभ जो 13 जनवरी से शुरू हो रहा है, जो हमारे सनातन, हमारी संस्कृति की पहचान है, यहाँ के स्नान का अपना महत्व है, संगम जहाँ पे लोग स्नान करने दूर दूर से आते हैं, विदेशी भी आते हैं। मैं अपने समस्त भारतवासियों से यह अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में महाकुंभ में सम्मिलित होकर के इस भारत के सनातन के महापर्व को सफल बनाने में अपना योगदान दें। और नव वर्ष में आप सभी लोग अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। अपने देशवासियों के लिए यही कामना करते हुए एक बार पुनः आप सभी देशवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मैं जरीना खातून महिला उत्थान सेवा संस्थान की प्रेसिडेंट। बहुत खुशी हो रही है कि नए साल हमारे जो हैं बहुत अच्छा, बेहतर और बेहतरीन हो। सारे जनपद, जितने जनपद हमारे आजमगढ़ के लोग हैं, बाहर के लोग, सारे मुझे तो लगता है सारी दुनिया के लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक और बहुत सारी शुभकामनाएँ और बहुत सारी खुशियों के साथ मैं चाहती हूँ हर शख्स बेहतर और बेहतरीन हो। और ख़ास करके मेरा ये मैसेज है कि सारे जितने बच्चे हैं पढ़ने वाले हैं, उन बच्चों को थोड़ा से गाइडी चाहिए कि बच्चे गुमराह हो रहे हैं। हमारे मुल्क के बच्चे अगर गुमराह होंगे तो अच्छी बात नहीं है। तो आप लोग सब्र से पढ़िए, अपने माँ बाप की इज़्ज़त करिए, अपने देश की, अपने पड़ोसियों की, सारे लोगों से। तो मैं अपने दुआओं के साथ सारे जितने जनपद वासियों सबको बहुत सारी मुबारकबाद देती हूँ। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह। शादी के गहनों का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी। खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुँचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। वुडन और एल्युमिनियम हुआ पुराना, यूपीवीसी विंडो और डोर्स का आया जमाना। अपने घर, मकान और ऑफिस में लगवाएं शानदार यूपीवीसी विंडो और डोर्स। दीमक, पेंट, पॉलिश के खर्चों से बचें। हाई सिक्योरिटी, साउंड प्रूफ, एनर्जी सेविंग, फायर रेजिस्टेंट, वाटर प्रूफ, वन टाइम इन्वेस्टमेंट। यूपीवीसी विंडो और डोर्स अब आपके शहर आजमगढ़ में उपलब्ध। विंडोज INC बिसाइड्स बीजेपी ऑफिस, रोडवेज, सिविल लाइंस, आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।